महोदय, प्लीज आपस में बात नहीं, टेक होने वाली आपस में बात। चर्चा में डॉक्टर कांग्रेस अग्रवाल, पार्टी की प्लीज। ओर से मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आपका सबसे धन्यवाद। महोदय, आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। पहला तो यह कि उन्होंने 7 बार लगातार बजट प्रस्तुत करके एक रिकॉर्ड बनाया है, और दूसरी बात के लिए भी ताली बजाइएगा और तेज। दूसरा इस बात के लिए कि उन्होंने बजट जैसे प्रमाणिक दस्तावेज को एक चुनावी वायदों का पोटली बना के रख दिया। महोदय, मुझे भी संसदीय राजनीति में 2 दशक से ज़्यादा हो गया। विधानसभा में काम करने का अवसर मिला, लोकसभा में काम करने का अवसर मिला, और अब राज्यसभा में आपके समक्ष काम कर रहा हूं। ऐसा बजट मैंने पहले कभी देखा नहीं जिसमें घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन न तो किसी आवंटन का जिक्र होता है और न ही उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल होता है। राइट। मैं बिहार से आता हूं, महादेव की कृपा से, और मैं पहले बिहार की बात करना चाहता हूं। बीजेपी की सहयोगी वहां सत्ताधारी दल इस बजट से लहालोट है कि बिहार को बड़ा भारी पैकेज मिल गया। महादेव की कृपा से मैं बोलूंगा नहीं सर, अखिलेश जी, लेकिन ये परमिशन चेयर दे रहा महादेव को किसी और काम के लिए यूज सर एक भाई है। अखिलेश जी, एक भाई महादेव जी अपने सबके हैं। हाँ, उनका उपयोग कभी और कीजिए। यहाँ तो वो सर खींचते रहते हैं हमको ना, इसलिए उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका और गिरिराज जी का सीधा संबंध है। सीधा सर। चुनाव में भी कहते हैं कि मेरी तरफ मत आइएगा। और आप नहीं गए ना सर, याद नहीं है। लेकिन सर, जो पैकेज की बात है उस पर उपकार सिनेमा में जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार देखने गया था, और उसका एक गाना था सर, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आप भी सर देखे होइएगा, पूरा आपको भी अगर याद होगा तो। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अतीत का हमारा पिछला अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी बिहार में साल 2015 में गांधी मैदान की एक बड़ी रैली का पूरा दृश्य गिरिराज बाबू को भी याद होगा, वो थे मंच पर, इसलिए उनको और ज़्यादा याद होगा। पूरे बिहार की जनता ने देखा था जब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा रहे हैं। पूछ रहे थे कितना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अच्छा चलिए 1,25,000 करोड़। ऐसा पैकेज का घोषणा सब लोगों ने देखा बिहार में। पता नहीं उस काल्पनिक पैकेज का क्या हुआ। वित्त मंत्री जी ये यील्ड करें तो महादेव की कृपा से हम बैठेंगे तब ना। इनके बाद भी मौका दूंगा। इसके पहले साल 2014 में मोतिहारी में माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा में बोलकर आए थे। वहाँ शुगर केन का इलाका है सर, और एक चीनी मिल था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये चीनी मिल चलता हुआ आपको दिखेगा, और मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। 10 साल हो गया सर, 300 वर्कर आज भी अपना वेतन और पेंशन के लिए राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी कब आके चीनी मिल खुलवाएंगे कि ताकि हम लोगों का चाय बन सके और हम लोग मिलें। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से इस मौके पर मांग करता हूं कि आप जो
पूर्वोदय स्कीम का नया जुमला लेकर आए हैं, उसके पहले जनता आपसे यह कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों से किए गए पुराने वायदे को पूरा करने का काम करें। महोदय, एक और बात हम कहना चाहेंगे, बिहार में अभी जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, उसमें सरकारी कामों की जो हालत है उससे भी सभी लोग वाकिफ हैं। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 6 पुल नदी में बह गए, आत्महत्या कर गए। और जो लोग भी पुल पार करने लगते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और महादेव को याद करते हैं। इस बार इस बजट में 2 नए पुलों की घोषणा गंगा जी पर कर दी गई है, लेकिन वो पुल टिके रहेंगे कि गिर जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। हालत तो ये है, बिहार, दूसरा महादेव की कृपा से बिहार में फ्लड मैनेजमेंट एक जटिल समस्या है। अब बजट में फ्लड मिटिगेशन के लिए आर्थिक मदद की जो घोषणा की गई है सभापति महोदय, उसके एग्जीक्यूशन की क्या रूपरेखा होगी, मुझे उम्मीद है मंत्री जी अपने जवाब में इस बिंदु पर कुछ बोलेंगे। महोदय, बिहार फूड प्रोसेसिंग के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुजफ्फरपुर, मतलब वहाँ जो कृषि उत्पाद हैं, अगर सही ढंग से मार्केटिंग की जाए तो इंटरनेशनल ब्रांड बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर की लीची अगली बार सर मैं आपके यहाँ भेजूंगा। हाजीपुर का केला अब तो खत्म हो गया सीजन। भागलपुर का कतरनी चावल, चंपारण का मरीचा चूड़ा जो आप सुबह सुबह खाते हैं, मिथिला का मखाना आज 0 आवर में एडी सिंह जी ने खुद ही उठाया था, और तमाम ऐसे दूसरे उत्पाद हैं कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में इसको अगर ठीक ढंग से इसको मंत्री जी देखती और प्रधानमंत्री जी का ध्यान जाता तो बिहार के लिए बड़ा काम हो सकता था। अगर आप सचमुच में बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रति वाकई गंभीर हैं तो मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि वो अपने जवाब में बिहार डेडिकेटेड रूप से फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की घोषणा करें। और संयोग से फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर भी इधर मैं देख रहा हूं लगातार बिहार से ही होते रहे हैं, अभी भी बिहार के ही हैं महादेव की कृपा से और प्रधानमंत्री जी की कृपा से। लेकिन मुझे जैसा याद है, रविशंकर प्रसाद जी सर आप जानते हैं पहले आईटी के मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और जब आईटी विभाग के मंत्री थे, ऐसे उनके बहनोई भी हैं यहाँ हम लोगों के साइड में सर, तो बिहार को लेकर एक और वायदा किया गया था कि पटना को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह वायदा भी एक जुमला ही साबित हुआ लगता है। इसी तरह का ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी बात थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस सवाल को उठाते रहे। मैं भी सर वहीं का छात्र रहा हुआ और मुख्यमंत्री जी भी वहीं के छात्र थे, और कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 तो नहीं, अब 8 रह गए, 2 रिटायर कर गए। 8 सचिव उसी कॉलेज से पढ़ लिख के निकले हैं। और तो और सर पिछले 4-5 साल से जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गावा साहब, वो भी सर वहीं से पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबके प्रयास से के बावजूद, और गिरिराज बाबू भी प्रयास किए ही होंगे सर, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय तो नहीं बना। अब इस पे जो बोलना है बोलिए, हम इस पे तो हम बैठ भी सकते हैं। अच्छा ये भी, अरे भाई हम लोग तो 40 से 50 घटाए हैं और तो सब पावर है ही। अरे 40-50 सीट ही तो कम हुआ।
पहले का जो हमारा अनुभव है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि इस बजट में भी बिहार के लिए वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। हालांकि जितने साथी सहयोगी साथी सब भाषण कर रहे थे तो बिहार और आंध्र प्रदेश का तो चलिए देखते हैं कि कुछ पैसा सीधे तौर पर मिला भी है। बिहार को क्या मिला सर? रोड तो पूरे देश में बन रहा है, रोड का घोषणा हो गया। पुल का स्थिति आपको सर बता ही चुके हैं कि पुल का क्या होने वाला है। तो उससे यही लगता है कि सर ये भी सब कागज पर ही रहने वाला है। बजट पढ़ते हुए हमको कई जगह ऐसा लगा कि यह सरकारी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि वादों की बौछारें वाला फिर से कोई चुनावी भाषण है। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री जी ने कहा बिहार में नए एयरपोर्ट, नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन इसका भी कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है कि इसके लिए कितनी राशि रखी गई और इन कामों के लिए किन जगहों की पहचान की गई। अब सर जरा हम बार बार उधर से लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया। तो मैं बताना चाहता हूं महादेव की कृपा से कि देश जब आज़ाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बिहार, कोई हम नहीं कह रहे हैं, पहले वाला नहीं सुनना चाहते हैं सर। बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट इन द कंट्री। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। तो श्री बाबू कोई आरएसएस हेडक्वार्टर से निकले थे, ट्रेनिंग लिए थे क्या कि कांग्रेसे में थे? तो एक बात और जान लीजिए, गिरिराज बाबू, आज एग्रीकल्चर प्राथमिकता हो गई आप लोगों के लिए, लेकिन खेती, खलिहान, किसान, नौजवान से तो कोई मतलब है नहीं आपको। उस रीजन में बिहार ऐसा था कि अकेले पूरे देश में 27% चीनी बिहार पैदा करता था। गिरिराज जी, अब आपको इतना मौका आएगा, बिहार के बारे में सर अच्छी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। मंत्री है कि महादेव और हमसे रिश्ता भी अच्छा है। महादेव की कृपा से आपका गिरिराज जी का सीधा संबंध है। हाँ सर, आप मेरी तरफ देखिए, हम वो संबंध नहीं रहेगा। हम सर आप ही को देख रहे हैं और महादेव का गुहार लगाना तो सर आवश्यक है। वो भी हम बताएंगे सर, महादेव महादेव हम क्यों कर रहे हैं। तो उस समय सर 27% चीनी नेशनल किटी में अकेले बिहार कंट्रीब्यूट करता था, जो आज सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार में घट के 2% से भी नीचे चला गया। ये स्थिति बिहार की हो गई। अब जरा सर यूपीए का जो ये 10 साल का सुनना चाहते हैं वो भी मैं बताना चाहता हूं। यूपीए में संजोग से सर मैं भी, मेरे बड़े मंत्री थे शरद पवार साहब, उनके साथ कृषि विभाग का, खाद्य विभाग का काम देखने का मुझे मौका था। और उस समय सर इनके तरफ से भी, जो आज राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो रहे थे कृषि मंत्री, तो बजट बनने के पहले शरद पवार साहब उनको भी बुलाते थे, स्वर्गीय बलराज मधोक साहब को बुलाते थे, स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र जी को भी बुलाते थे, सबको बुलाते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश भर के किसान संगठन के लोगों को भी बुलाया था और उनकी बातों को सुना था कि कृषि पर क्या करना है। अभी संजय झा जी अभी तो सीधे सीधे अदानी साहब, तो अंबानी साहब अभी दिस इज डिलीटेड।
नहीं वो सर पूछ आप रहे हैं ठीक चल रहे थे पर अब नहीं। करेक्ट। ठीक है, पॉइंट बाय टेकन। अच्छा सर उसको बहुत सीनियर आदमी है, अंडरस्टूड। उसको सर डिलीट कर दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे वो लोग नाम लेने लायक था भी नहीं सर, लेकिन ये लोग पूछ दिया इसलिए ना। आपने मुझे डिलीट भी करने नहीं दिया, खुद ही डिलीट कर दिया। हाँ तो अब जब सर आपका मन था तो आपके बाहर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। ये बड़ी बात। तो कहने का मतलब ये सर कि जो वो सरकार थी वो खेत खलिहान किसान उनके लिए प्राथमिकता थी, कॉरपोरेट सेक्टर उसके लिए उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। और इसलिए जो किसानों ने कहा उसके अनुरूप कि आज किसान देश में आत्महत्या कर रहा है, वो ऋण के दबाव में आत्महत्या कर रहा है। इसलिए आपको सर याद होगा 72,000 करोड़ रुपए की लोन की माफी हुई थी। मैं सर पिछली बार भी जब 2019 में सरकार बनी थी तो मैं मैडम वित्त मंत्री जी का भाषण सुना था और $5 ट्रिलियन की बात की गई थी। इस बार सर उसकी कोई चर्चा नहीं है कि कहां तक हम लोग पहुंचे, लेकिन हाँ हड़बड़ी में हो गया होगा। लेकिन चिदम्बरम साहब ने सर इधर से ओपन किया था, ये उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम 5 साल में रूरल क्रेडिट को दुगना करेंगे। लेकिन जब 5 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का पहला समाप्त हुआ तो रूरल क्रेडिट दुगना की जगह तिगुना करके दिखाया गया था। ये था मनमोहन सिंह जी की सरकार। और सारा रूरल रोड्स जो आज बनता हुआ दिख रहा है, जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 28,000 गांव को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका लिए पीठ थपथपाते हैं ये लोग, वो सब उनके कार्यकाल में हुआ। मुँह जवानी, अरे फिजिक्स में एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं। महादेव जी का कृपा तो हम पर भी है ना थोड़ा बहुत, तो मुँह जबानी है ना बोलना है। नो क्रॉस टॉक। इंटायर पॉलिटिकल साइंस अखिलेश जी नहीं किया। अखिलेश जी इधर सर उनको तो रोकिए। महादेव जी की कृपा से आप ही कीजिए ये काम। हम ही सर करते हैं। और पहली बार सर किसानों के लिए आज एमएसपी का बात सुबह सुरजेवाला जी ने उठाया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2006-07 के बजट में जो घोषणा हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना से 15वीं पंचवर्षीय योजना तक चले आइए, 10 रुपया 20 रुपया हर बजट में एमएसपी बढ़ता था, 50 रुपया बढ़ता था। लेकिन कांग्रेस की और यूपीए की सरकार ने पहली बार सीधे एमएसपी को दुगना करने का काम किया था। जो स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में जिस धान का कीमत 550 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, वो सीधे 1100 रुपया प्रति क्विंटल हुआ। जिस गेहूं का कीमत 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया। हम लोग के कथनी करनी में सर कोई फर्क नहीं है, महादेव की कृपा से। अब जरा देखिए यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बिहार को क्या क्या दिया था। सबसे पहले रेलवे में 2 बड़े प्रोजेक्ट बिहार को दिए गए। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा। अब अनेक नए ट्रेन शुरू किए। इस दौरान बिहार में 6 नए पावर प्रोजेक्ट लगाए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत साल 2013 में 5700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण के लिए रिकॉर्ड धनराशि जारी की गई। इसके अलावा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के सेक्टर में भी बिहार को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का काम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। बिहार जैसे राज्यों को विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने साल 2006 में बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड शुरू किया था। साल 2014 में रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बिहार सहित 4 राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर 2 लाख करोड़
की परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इन सभी परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बिहार के साथ छल का खेल शुरू हो गया। पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एनडीए के लोग बिहार की जनता को स्पेशल स्टेटस का गुलाबी सपना दिखाते रहे। इस बार जब कोलिशन सरकार आई और नीतीश जी, हमको लगा कि थोड़ा मजबूत हुए, तो हम लोगों को भी लगा कि शायद इस दिशा में अब गंभीरता से कुछ होने वाला है बिहार के लिए। लेकिन इस सरकार ने तो पहले ही संसद सत्र में यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि बिहार इसके पैरामीटर पर फिट नहीं बैठता। मेरा सवाल यह है, शेम 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 मैं ये अखिलेश जी कुछ ज्ञान का बात भी, गड़ी भी आपका ध्यान। मेरा सवाल यह है कि ये ऐसा जो पैरामीटर है वो कोई सर महादेव जी तो बनाते नहीं, सरकार ही बनाती है पैरामीटर, और ज़रूरत के मुताबिक उसमें संशोधन भी कर सकती है। आज अगर कोई राज्य स्पेशल स्टेटस सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है तो वो बिहार है। मानव विकास के सभी सूचकांकों से लेकर राष्ट्रीय आय और औद्योगिकरण के मामले में बिहार की स्थिति सबसे खराब है, और केंद्रीय संस्थानों की संख्या भी बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की भी अस्थायी समस्या है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना बिहार की जनता का हक है महोदय। थैंक यू। बजट में जो महादेव जी की मैं बार बार जिक्र कर रहा था, गया में जो धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इस तरह की योजना केवल सेंट्रल बिहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे बिहार और झारखंड में अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं और जिनके प्रति देश भर के लोगों की गहरी आस्था है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ, जो मैं महादेव कर रहा था, वहीं से सर पूजा करके आया। ये भी गए होंगे जरूर, बिना वहाँ गए इनको मन भरता नहीं है सर। बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, रजरप्पा का मंदिर, और बिहार में हरिहरनाथ, थावे, गोपालगंज, अरेराज, मां जानकी स्थान, सीतामढ़ी के विकास और वहां धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। इसके लिए आज तक आप कोई रोड मैप लेकर नहीं आए। दरअसल हमको तो कहीं न कहीं इस बात में दम लगता है कि शायद बड़े उद्योगपतियों, प्राइवेट कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए यह सरकार को बिहार और झारखंड एक लेबर फैक्ट्री बना के रखना चाहती है, और बिहार को अखिलेश जी विकसित राज्यों। महादेव जी की कृपा से गड़ी भी देखिए एक बार। तो आप हैं ना सर, अब असली महादेव तो आप हैं यहाँ हम लोगों के। ये रहना चाहिए। राउंड अप। बिहार और झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा रेलवे की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि रेल का बजट तो अब का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया। आपके लिए तो अब सब कुछ वन है, वन नेशन वन बजट। खैर ये तो आपका निर्णय है, जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे इसमें क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा, बिहार और झारखंड को तो आप लोगों ने देश को लेबर फैक्ट्री बना के तो रखा ही हुआ है, लेकिन आजीविका के लिए जो लाखों की संख्या में प्रवासी लोग बिहार और झारखंड से बाहर रह रहे हैं, तीज त्यौहार के मौके पर उनको घर जाने के लिए समुचित संख्या में ट्रेन की सुविधा तो दे दीजिए। आज हालत यह है कि दिवाली छठ के मौके पर बिहार झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनों में टिकट अभी से फुल है, लेकिन आपको घोषणाबाजी से फुर्सत मिले तब तो इस तरह के ज़मीनी मुद्दों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब बजट के पर तो असली अब आना था, लेकिन समय जब समाप्त हो रहा है तो एक बात कह के मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा कि बिहार को अगर सही मायने में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार बंद करना चाहिए सरकार को, और नीतीश जी के मांग को सही मायने में मान लेना चाहिए। विशेष राज्य, जल्दी से विशेष राज्य दे दीजिए। नहीं तो सर, मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था, उसी समय से ये पैकेज का शुरू हुआ। LK आडवाणी जी उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे। बिहार के बंटवारे पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पता नहीं सर, वो पैकेज जब से शुरू हुआ तब से पैकेज, स्पेशल स्टेटस। सर कुछ तो करवा दीजिए। आप जब हैं तो महादेव की कृपा से
बिहार का कुछ भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका। आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी के इस बजट के अंदर जो पेश किया गया, देश भर के अंदर एक जो मैसेज इस सरकार द्वारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पे 10 साल से इस सरकार के अंदर है और इस बार का जो बजट पूरे देश भर में जो मैसेजिंग जाने का काम हुआ है, उसका एक ही मुझे लाइन लगती है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं का बजट नजर आता है। सरकार कहीं न कहीं कुर्सी को बचाने के लिए इस बजट में जो घोषणाएं करी गई, जो बातें कही गई है, उससे देश का एक आम आदमी, मैं राजस्थान के प्रदेश से आता हूं, देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग मन में सोचते जरूर हैं कि इस देश में, इस बजट के अंदर इस देश के किसान के लिए क्या है, इस बजट में देश के युवाओं के लिए क्या है, इस बजट में देश के दलित और मजदूर के लिए क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट में इस बदलते हुए हिंदुस्तान के लिए, इस विकसित भारत के लिए क्या है। जीडीपी की ग्रोथ रेट जो 23-24 में रही वो 8% से के आसपास रही। सबने इसके बारे में बात कही है, पर मैं राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष महोदय। किसान और किसानी की बात करूंगा, उन लोगों का साथ मिला है, उन लोगों का आशीर्वाद मिला है, कोई एक बार नहीं 7 बार मिला है, इसलिए उनके बारे में बात करूंगा। और कृषि की जीडीपी ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के अंदर 1.4% रही। हाँ, 8% की बात करते हो, किसान और किसानी 1.4% रही। हमारे भी साथी ने बहुत बड़ा दिल करके बात कही कि शायद महाराष्ट्र को इतनी बड़ी जरूरत नहीं, पर राजस्थान को बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर राजस्थान के एक आम आदमी की नजरें हैं, एक आम आदमी उस बारे में सोचता था, विचार करता था, उसकी नजरें थी कि इस बजट में शायद हमें भी कुछ मिलेगा। वो बात जनता के मन में जो एक आस के रूप में थी, वो सिर्फ इस बात के लिए लेके नहीं थी कि जनता सोच रही थी, आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी, जो भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय थे, इस चुनाव के अंदर गांव गांव जाके इन बातों कही। ईआरसीपी के बारे में बात चली। 16 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, यमुना लिंक का पानी, जो राजस्थान की शेखावटी बेल्ट की सबसे बड़ी एक आस की उम्मीद हम रखते थे, इसकी बात की सोचेंगे हम, जिसके बारे में क्लेम किया गया, भागीरथ का नाम दिया गया। चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का पानी और सीकर जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का प्रोग्राम था। ये कोई चर्चा न यहां भारत के सरकार के बजट में दिखी और न ही कोई चर्चा राजस्थान के बजट में दिखी। इरिगेशन का प्रोजेक्ट सर कोई भी 10 सालों के अंदर बड़ा इस देश के अंदर आया नहीं। हम किसान और किसानी की बात करते हैं, किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। एक भी बड़ा बिग टिकट कैनाल प्रोजेक्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान के अंदर के देखने को नजर नहीं आया। कुछ उम्मीद थी क्योंकि पानी की खपत बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ी है, हम उस बात पे नहीं जाना चाहेंगे, पर हम कैसे एक्सेस वाटर ऑफ रेन को टैप कर सकते हैं, उस सोच के साथ में यमुना लिंक प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। 2018 के अंदर उसकी डीपीआर बनी। 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। एक नई उम्मीद जगती, एक नया विश्वास पैदा होता और किसान को, किसानी को बहुत बड़ा फायदा मिलता इस प्रोजेक्ट का। यह प्रोजेक्ट मैं मानता हूं कि बदलते हुए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तस्वीर बन सकता है। हम रेन वाटर को टैप करके रबी की क्रॉप्स के अंदर किसानों को गैप फंडिंग कर सकते हैं, पानी के रूप में अंदर दे सकते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। 2018 से प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। राजस्थान की सरकार ने बनते के साथ ही क्लेम किया कि हमने हरियाणा से बात कर ली। हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भी एग्रीमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं है, और इस बजट में हम उम्मीद करते रह गए कि 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो जो एक्सेस वाटर या जितनी हमारे बाढ़ आती हैं, जो पानी हमारा वेस्ट जाता है अदर स्टेट्स में या नदियों के मार्फत या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाता है, उस पानी को हम टैप करके राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, सर जितना बड़ा मेरा चूरू लोकसभा क्षेत्र है उतना बड़ा पूरा हरियाणा है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इस देश के अंदर खेती के रूप के अंदर और ग्रेन्स के रूप में जो मजबूती प्रदान हरियाणा और पंजाब ने करी है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हम ऑयल सीड्स और पल्सेस के ऊपर आज इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है। अगर राजस्थान के क्षेत्र को पानी मिल जाता तो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत रखता है चूरू लोकसभा क्षेत्र और पूरा शेखावटी बेल्ट।
किसान की बात, खेती की बात करूंगा सर। अनेकों प्रोजेक्ट्स की बात हुई। अगर आप अपनी स्कीम्स को चेक करेंगे, हर स्कीम के अंदर बजट या तो घटा दिया गया या बजट इंटैक्ट पड़ा हुआ है। किसी बजट के अंदर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई एक हैंड होल्डिंग नहीं। हम योजनाएं लॉन्च कर देते हैं, परियोजनाओं को हैंड होल्डिंग नहीं। सर आप मुझे इस तरह देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप घंटी बजाने वाले हो। सर देखो मत सर, मुस्कुरा के देखो। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी सर। आज हम 2024 का सर नहीं सर मेरे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सर। सर 2024 खरीफ में बैठे हैं हम सर, और आप सब बिलीव नहीं करेंगे। ये कहा घंटी मुस्कुराते हुए भी बजा सकते हैं। सर ना मुझे कोई वहां बोलने दे रहा, नहीं यहाँ बोलने दे रहे सर। सर 2024 खरीफ का क्लेम आज 2023 खरीफ का क्लेम आज तक राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ सर। 2024 खरीफ पिछले आने वाले 7 दिन में इसका प्रीमियम भर चुके होंगे सर। किसके पास जाएं सर? किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है राजस्थान के अंदर। एक साल बीत जाता है सर, क्लेम का डिसबर्समेंट नहीं हो रहा। रिलायंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा चूरू का ठेका सर, लोकसभा क्षेत्र का। कभी ये आपदा, कभी ये आपत्ति, कभी कुछ है, कभी कुछ। आए दिन प्रॉब्लम है सर। और सर एमएसपी की बात करी जाती है सर। किसान क्या मांग रहा है? आज हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि हमने सब कुछ लिख के दिया ही नहीं। तो आपने क्या लिख के दिया? क्या गारंटी दी? मांग क्या रहा है किसान? आज किसान और किसानी इतने बुरे हाल में है कि एक एमएसपी की गारंटी मांग रहे। लाखों करोड़ों रुपए का बजट आप देश के अंदर बांट रहे हो, किसान को चाहिए क्या? एक एमएसपी की गारंटी चाहिए। उस गारंटी के लिए किसान और किसानी लेबर के साथ लेबर ही रही, एक रोजगार पैदा करती है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बाजरे के ऊपर अपने मिलेट ईयर की बात की पिछले साल, इस बार मिलेट ईयर के नाम पे कुछ भी बात नहीं हुई। बाजरे की खरीद राजस्थान की सरकार सर आज तक भी नहीं कर पा रही है। आप बाजरे को मिलेट के रूप में शामिल करना चाहते हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में सर ग्वार सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है, और ग्वार को एमएसपी में शामिल करने के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सर मैं प्लीज कंक्लूड प्लीज सर, प्लीज ओनली वन प्लीज। There are so many speakers here only. They're all sitting here. So many speakers. They have given a list. सर प्लीज गिव मी 2 मिनट्स सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, मेरे को बहुत से मेरे पॉइंट्स पर आपने मेरे को समय कम दिया है सर। ऑयल सीज और पल्सेस के बारे में बात करूंगा सर। 160 लाख टन 1.4 लाख करोड़ रुपए के एडिबल ऑयल्स हमने इस कंट्री में इंपोर्ट करे पिछले साल के अंदर। और सर इंपोर्ट ड्यूटी पाम ऑयल के ऊपर जो लगाई, जीरो कर दी गई, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा सर? आज चूरू लोकसभा क्षेत्र है, हमारा शेखावटी, हमारा नागौर है, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक का पूरा बेल्ट है सर। सरसों की सबसे बड़ी पैदावार होती है सर। भाव नहीं मिल रहा किसान को, जब बोने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही। हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे इसका पता नहीं चलता सर। मैं आपने नेचुरल फार्मिंग की बात करी है, तो आपने 1 करोड़ सर्टिफिकेशन दोगे सर। नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सर, कौन इसको परचेज करेगा? कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास में इसका। क्या आज किसान अपनी नेचुरल फार्मिंग को, प्रोड्यूस को किसको जाके बेचेगा सर? उसका भाव मिल रहा है नहीं मिल रहा मार्केट में, उसको कोई देखने वाला नहीं है सर। मेरा आपसे इतना कहना है कि सर पैसा स्कीमें बहुत सी बनी, अनेकों स्कीमें देश में बन के आई सर, आज तक उनका कोई हैंड होल्डिंग नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना बना दी गई सर। एक योजना, एक गांव की विलेज डेवलपमेंट प्लान जब बना तो 22 करोड़ रुपए का प्लान बना। और सर चूरू लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं, 325 करोड़ मिलते हैं नरेगा के अंदर काम करने के लिए। एक सरपंच को एक साल में 1.25 से 1.5 करोड़ मिलता है काम करने के लिए। 1.5 करोड़ की लागत से वो 22 करोड़ की वीडीपी कब पूरी होगी? 22 साल बाद पूरी होगी सर। हम कैसे गांवों का विकास करा पाएंगे? आप सोच के देखिए बात को सर। आप अभी शिक्षा के बारे में इतनी बात चली है सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र की बता देता हूं, एक छोटी सी बात सर, एक सर लास्ट टाइम बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय लास्ट टाइम, लास्ट टाइम अध्यक्ष सर जी प्लीज अंडरस्टैंड सर। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, यहीं से एक बड़ा लिस्ट आया है, यहीं से बड़ा लिस्ट आया। सर सब कॉपरेट कर रहे हैं, आप भी कर लो सर मुझे कॉपरेट। प्लीज कंक्लूड। धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपका सहयोग बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा सर, योजनाएं बहुत सी हैं, उन योजनाओं पे काम नहीं हो पाते सर, हैंड होल्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए योजनाएं फेल हो जाती हैं सर। आज ही राजस्थान के भास्कर की यह न्यूज है, 16,000 बच्चों ने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स को राजस्थान के चूरू में, सिर्फ इस बात के लिए कर दिया कि सर 1700 से ऊपर रूम्स की रिक्वायरमेंट चूरू अकेले के अंदर है, हजारों रूम्स की रिक्वायरमेंट है। और सर पीएम श्री, पीएम स्टार्स जैसी योजनाएं चलाएगी, इनके बजट में कटौती कर दी गई सर। मात्र 1200 करोड़ रुपए की पीएम स्टार्स की स्कीम है, जहां पे हम रूम्स बना सकते हैं
सर जब तक हम दोनों चीजों को ऐड ऑन नहीं करेंगे कभी भी हमारे गांव तक विकास नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं सर कि एमपी लैंड फंड को भी सर 3900 करोड़ का बजट दिया गया है। एक एमपी कोटा सर 5 करोड़ रुपीस पर ईयर का, इसको तो कम से कम डबल करा दिया जाए ताकि हम गांव में घुसने लग रह जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।